नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों अब हम आपके लिए ला रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड एग्जाम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम यहाँ पे आपको टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। प्रत्येक वीकली एक एक पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 100 नंबर का, जिसमें आपका यहाँ पे UK SSC और UKPSC के पैटर्न के आधार पर आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा 100 नंबर का। उसमें हिंदी हो गया, उत्तराखंड जीके हो गया, अदर जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और जो भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन जिस टाइप से आपका पैटर्न बनता है एग्जैक्ट वही आपको यही लगेगा कि आप जैसे पेपर दे रहे हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे अब आपके लिए मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो आज का प्रैक्टिस सेट है इसका पार्ट 1 हमने पिछले कुछ दिनों पहले आपके लिए ला दिया था, और उसके बाद बीच में फिर मैंने ये सोचा कि पहले जो हमारी जिला सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की वो कंप्लीट करा देते हैं पहले, तो वो हमारे अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके यहाँ पे उत्तराखंड के कुछ इंडिविजुअल टॉपिक बचे हुए हैं। जिला सीरीज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 85% सिलेबस आपका उत्तराखंड का कंप्लीट हम करा चुके हैं, और कुछ ही अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो टॉपिक बचे हुए हैं उत्तराखंड के उनको भी धीरे धीरे बीच बीच में कराते रहेंगे। साथ साथ हिंदी का भी लगभग 3 या 4 टॉपिक ही बचे हैं। बाकी हिंदी के भी सारे टॉपिक हो चुके हैं। साहित्य हो चुका है, जनसंचार माध्यम हो गया है, और बहुत सारे टॉपिक हिंदी की भी प्लेलिस्ट में, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज बना रखी है। रीजनिंग भी कुछ टॉपिक करा रखे हैं, और अब हम अदर जीएस भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अब देखो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये प्रैक्टिस सेट इसका पार्ट 1 पिछले बार आ चुका है, यानी कुछ दिनों पहले। जिसने अभी तक वो नहीं देखा उस पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे 51 क्वेश्चन से, यानी 50 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो उत्तराखंड एग्जाम मॉडल पेपर 1 का आज ये 51वां क्वेश्चन है, यानी ये पार्ट 2 है आज, जिसका आज 51वां क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो जो हुमायूंनामा की रचना की है वो की है यहाँ पे गुलबदन बेगम ने। 51वां का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पे मुगल काल के जो राजा थे उनसे संबंधित उनकी आत्मकथा या उनके बारे में जिन्होंने लिखा है वो बुक्स कई बार पूछी जाती है। तो जैसे हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। अकबरनामा वो किसने लिखी है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है, वो लिखी है अब्बुल फजल ने। बाबरनामा किसने लिखी है, तो ये स्वयं बाबर ने लिखी है। और तुजुक ए जहांगीरी, तो ये भी स्वयं जहांगीर ने लिखी है। आपको सारे नोट करने हैं। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको सभी ऑप्शनों को अच्छे से डिटेल्स एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जो गद्दर पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है इसका। अब गदर पार्टी की जब स्थापना हुई तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए यहाँ पे सरदार मोहन सिंह। कौन बनाए गए? सरदार मोहन सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, और उनको यानी सरदार मोहन को ही इसका संस्थापक माना जाता है। वैसे इसकी जब स्थापना हुई थी तो बहुत सारे व्यक्ति इसमें शामिल थी, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है गद्दर पार्टी की स्थापना करने में। अब देखो एक क्वेश्चन यही बनता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई अमेरिका के फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य था स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना। तो ये सारी चीजें आपको गद्दर पार्टी के बारे में नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे, निम्न में से बताइए कि कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो 53 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, अरहर यहाँ पे क्या है? खरीफ फसल है। अब यहाँ पे बाकी चना हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, ये तीनों क्या है यहाँ पे रबी की फसल है, जबकि अरहर क्या है यहाँ पे खरीफ फसल है। कुछ खरीफ फसल के उदाहरण दे देते हैं आपको। चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मूंगफली, ये सारी क्या है आपकी खरीफ फसल है। और रबी की फसल की बात करें तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, ये सारी क्या है आपकी रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत कवि ने यहाँ पे मानवोदय काव्य की रचना की। और अब ये भरत कवि कौन है? तो ये थे जो पंवार वंश के राजा थे मानशाह, उनके ये राजकवि थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मानशाह के जो समकालीन थे अकबर हो गया, जहांगीर हो गया। अकबरनामा और जहांगीरनामा में एक अन्य कवि का विवरण मिलता है यहाँ पे, ज्योतिक राय। तो जो बहुगुणा वंशावली है, और कई इतिहासकार ये मानते हैं उत्तराखंड के कि जो ये ज्योतिक राय है जिनका विवरण अकबरनामा और जहांगीरनामा में मिलता है, वो कौन है? भरत कवि ही ज्योतिक राय हैं। यानी उनके मुगल वंश से भी अच्छे संबंध थे राजा मानशाह के, इसलिए उनके जो राजकवि थे उनका विवरण कहाँ मिलता है? अकबरनामा और जहांगीरनामा में
ज्योतिक राय के रूप में भरत कवि का विवरण यहाँ पे मिलता है। तो मानोदय काव्य की रचना की ये की थी भरत कवि ने। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है? तो यहाँ पे बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ने वाला दर्रा है ट्रेल पास दर्रा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो अन्य 3 ऑप्शन है, सुंदर जो ढुंगा दर्रा है ये आपका चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है। लासपा दर्रा ये आपका चमोली और चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है लासपा दर्रा। ट्रेल पास दर्रा हो गया बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, जबकि जो लातू धुर्रा है ये आपका चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए यहाँ पे कौन कौन से दर्रे कौन कौन से जनपदों के बीच इसी तरह किस किस जनपद को ये जोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? जैसे कि आपको पता है, हमने आपको जब परमार वंश बताया था तो बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने नाम से क्या किया, शहरों की स्थापना की। जैसे प्रताप शाह हो गए, प्रतापनगर की स्थापना की। नरेंद्र शाह हो गए, नरेंद्र नगर की स्थापना की। कीर्ति शाह हो गए, कीर्ति नगर की स्थापना की। तो इनमें सबसे पहले अपने नाम से नगर का जिसने नाम रखा वो थे प्रताप शाह। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। प्रताप शाह ने 1877 में क्या किया, प्रतापनगर की स्थापना की। कब की? 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव रखी, यानी प्रतापनगर की स्थापना की। और प्रतापनगर का पुराना नाम क्या था? वो था ठांगधार। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रतापनगर जिसकी स्थापना 1877 में प्रताप शाह ने की, उसका पुराना नाम क्या था? ठांगधार। अब यहाँ पे उसके बाद प्रताप शाह के बाद यहाँ पे कीर्ति शाह आए और उन्होंने कीर्तिनगर की स्थापना की। और उसके बाद नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। तो ये तीनों राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम से शहरों की स्थापना की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने की? प्रताप शाह ने की। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पे, बिरथी जलप्रपात किस जनपद में है? तो बिरथी जलप्रपात है यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है। अब देखो पिथौरागढ़ जनपद में कौन कौन से अन्य जलप्रपात हैं। बिरथी जलप्रपात हो गया, मुनस्यारी जलप्रपात हो गया, भुरमुनी हरकोटा जलप्रपात, भुरमुनी जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात और तुनखोला जलप्रपात। ये सारे हमने उत्तराखंड जिला सीरीज में जब आपको पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बताया था तो इन सभी जलप्रपातों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो 57 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध आभूषण यानी हंसुला पहना जाता है। तो जो हंसुला एक आभूषण है उत्तराखंड का प्रसिद्ध आभूषण, और ये पहना जाता है आपके गले में। डी ऑप्शन यहाँ पे 58 का राइट आंसर है। अब देखो गले में कुछ अन्य आभूषण कौन कौन से, जैसे गुलबंद हो गया, चंद्रहार हो गया, तिलहरी हो गया, हंसुला को सूत भी कहा जाता है कई जगह है, और चरियों हो गया, लोकेट हो गया, ये भी आपके गले में पहना जाता है। माला हो गया, कंठमाला और मोहन माला। तो ये सभी गले के आभूषण है जो आपको नोट करने हैं। तो इसमें जो हंसुला है काफी प्रसिद्ध आभूषण है, ये भी आपका गले में ही पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है यहाँ पे, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था? तो यहाँ पे जो बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति है उसको आदिगुरु शंकराचार्य जी ने निकाला था नारद कुंड से। उसी के यानी बद्रीनाथ मंदिर के समीप स्थित है नारद कुंड। तो नारद कुंड से ही वो मूर्ति निकाली गई है, और वो किसने निकाली थी? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। अब जो बद्रीनाथ मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे उन्होंने लगभग 8वीं सदी में इस मंदिर की स्थापना की थी, और ये नारद कुंड से उन्होंने मूर्ति निकाली थी। वो मूर्ति जो प्रतिमा है वो काले रंग की है और थोड़ा खंडित भी है। तो नारद कुंड से निकालकर उन्होंने उसको वहाँ पे स्थापित किया। अब जो बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का श्रेय जाता है वो जाता है गढ़वाल के राजा अजयपाल को, और भव्य मंदिर जो बन रखा है उसको बनाने का श्रेय जाता है कत्यूरी शासकों को। और जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके कितने भागों में बांटा गया उसको, यानी कितने भाग हैं उसके? तो 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं। तो 3 भाग हैं बद्रीनाथ मंदिर के। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो अल्मोड़ा में यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल चतुर्वेदी जी ने। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है। और ये अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1937 में, यानी 1937 में अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे? अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पर शांतिलाल चतुर्वेदी जी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, गांव में ग्राम प्रधान यानी मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो ये हुई थी चंद्रों द्वारा, यानी चंद शासकों ने यहाँ पे उत्तराखंड में गांव में ग्राम प्रधान और मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे, भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत का श्रेय जाता है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है यहाँ पे भारत में सिविल सेवाओं का जनक, यानी जिन्होंने भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पे, बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जो बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर स्थित है वो है आपका गोमती नदी के तट पर, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है। अब देखो, जहाँ पे ये बैजनाथ मंदिर है वहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? गोमती नदी और गरुड़ नदी। गोमती नदी और गरुड़ नदी के संगम स्थल पर है बैजनाथ मंदिर। तो यहाँ पे गरुड़ नदी का तो ऑप्शन ही है। अगर गोमती नदी की जगह गरुड़ नदी आ गया तो तब आपको गरुड़ नदी करना है। तो गरुड़ नदी और गोमती नदी का संगम होता है बैजनाथ मंदिर के निकट में। अब जो ये बैजनाथ मंदिर है इसका निर्माण कराया था कत्यूरी शासकों ने। कई इतिहासकार मानते हैं 1150 ईस्वी के लगभग कत्यूरी शासकों ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और किस कत्यूरी शासक ने? भूदेव ने। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बैजनाथ मंदिर है वहाँ पे आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी हुई मूर्ति रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? यानी कब हुई? तो ये हुई 1973 में। यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उत्तराखंड में। और कहाँ हुई? श्रीनगर में। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1973 में हुई। उसके बाद 1989 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। और 2009 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2009 में इसको क्या मिला? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और इसके 3 परिसर हैं, यानी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल HNBGU, इसके 3 परिसर हैं। एक तो बिरला कैंपस है श्रीनगर में स्थित है, एक आपका BGR कैंपस है पौड़ी गढ़वाल में, और एक SRT स्वामी राम तीर्थ बासाईथोल में स्थित है टिहरी में। तो 3 परिसर हैं आपके HNB यानी जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे, अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम मंदिर समूह है, यहाँ पे लगभग 124 छोटे बड़े मंदिर थे यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इन सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर है वो है महामृत्युंजय मंदिर। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है। और यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जागनाथ मंदिर हो गया, पंचकेदार मंदिर हो गया, दंडेश्वर मंदिर हो गया, और साथ साथ कुबेर मंदिर हो गया, महामृत्युंजय मंदिर। तो जो महामृत्युंजय मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह में। और यहाँ पे जो जागेश्वर मंदिर समूह है कौन सी नदी के तट पर है? तो यह है जटागंगा नदी के किनारे स्थित है आपका जागेश्वर मंदिर समूह। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको ऑप्शन के साथ अदर चीज़ें बता रहा हूँ यह भी आपको नोट करनी है। और आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम लगातार टेलीग्राम में ही प्रोवाइड कराते रहते हैं। हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे सभी जो सोशल साइट हैं, मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम हो गया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे, उर्स मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो उर्स मेला है ये आयोजित किया जाता है आपका पिरान कलेर में। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है। अब ये पिरान कलेर कहाँ स्थित है? ये आपका हरिद्वार में स्थित है। रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है आपका पिरान कलेर गाँव, जहाँ पे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है उर्स मेला। अब ये पिरान कलेर किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे है इस कलेर गाँव में, यानी पिरान कलेर गाँव में पिरान कलेर बाबा यानी जो अलाउद्दीन अली अहमद साबरी उनके यहाँ पे मज़ार हैं। तो पिरान कलेर बाबा की यहाँ पे क्या है? मज़ार यानी दरगाह है, इसलिए पिरान कलेर गाँव यहाँ पे प्रसिद्ध है, जो कि रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये है आपका जो पलेठी का सूर्य मंदिर है टिहरी जनपद के हिंडोला खाल में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है। अब देखो कई बार हिंडोला खाल ऑप्शन में नहीं देता, वो सीधे देवप्रयाग दे देता है, तब आपको देवप्रयाग करना है, क्योंकि देवप्रयाग से कुछ ही दूर पर स्थित है हिंडोला खाल। और हिंडोला खाल के यहाँ पे पलेठी गाँव में स्थित है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर। और ये माना जाता है कि इसकी स्थापना 6वीं या 7वीं शताब्दी के अंतर्गत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक वन्यजीव विहार, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र या टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड में कांचुला खरक है ये है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब ये कांचुला खरक कहाँ है? तो ये आपका चमोली में स्थित है। और साथ साथ इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में।
जो कि एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है 1982 में। इसकी स्थापना कांचुला खरक चमोली में 1982 में की गई थी। ये भी आपको नोट करना है ये कब इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है ये है आपकी भीमताल। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है। और ये भीमताल है जो ये आपका कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जनपद में, यानी कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद में स्थित है आपकी भीमताल झील, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। और सबसे गहरी झील है कौन है कुमाऊं क्षेत्र की, तो वो है आपकी नौकुचिया ताल। ये भी आपकी नैनीताल जनपद में है नौकुचिया ताल, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो सबसे बड़ी झील है भीमताल और सबसे गहरी झील है कुमाऊं की नौकुचिया ताल, और दोनों ताल आपके नैनीताल जनपद में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे, निम्न में से देहरादून जनपद की कौन सी विधानसभा सीट एसटी हेतु आरक्षित है। तो देहरादून जनपद में यहाँ पे टोटल 10 विधानसभा सीटें हैं, और इसमें जो एसटी हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है वो है चक्राता विधानसभा सीट। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है। अब देखो देहरादून में चक्रात तो एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि जो राजपुर विधानसभा सीट है ये देहरादून की है विधानसभा सीट, जो कि एससी हेतु आरक्षित है। तो देहरादून जनपद की 2 सीटें आपको विशेषकर नोट करनी है, चक्राता जो एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि राजपुर जो कि एससी हेतु आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे कुब्जामरक प्राचीन नाम है ऋषिकेश का। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है। अब देख कुब्जामरक यहाँ पे ऋषिकेश को कहा गया है, जो स्कंद पुराण है उसके केदार खंड में ऋषिकेश को कुब्जामरक कहा गया है। और ऋषिकेश है जो ये गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसको योग की राजधानी भी कहा जाता है। योग की राजधानी किसे कहा जाता है, वो ऋषिकेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया। तो जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये बनाया कृष्ण प्रथम ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है। और कब बनाया, लगभग 8वीं शताब्दी में, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे कृष्ण प्रथम। लगभग 8वीं शताब्दी में इन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसकी स्थापना की थी। और जो ये एलोरा गुफाएं हैं या एलोरा के जो मंदिर है वो कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और 1983 में, ये भी आपको नोट करना है, 1983 में एलोरा गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो ये है आपका जो उड़ीसा का तालचेर श्रेणी है ये कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पे सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे अगर हम वर्तमान की अगर बात कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुशील चंद्रा, जो कि मुख्य निर्वाचन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी वर्तमान में। और ये हैं 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये कब तक रहेंगे, 13 मई तक। इसके बाद जो भी परिवर्तित होंगे आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है। यानी जब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो रहा है आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन किससे वो परामर्श लेता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। बी ऑप्शन है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। या सी ऑप्शन है संबंधित राज्य के राज्यपाल से। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो इनसे भी ले सकता है, इनसे भी ले सकता है। यानी तीनों में से कोई अगर उपस्थित है वहाँ पे, तो इन तीनों में से किसी से भी यहाँ पे नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे, निम्न में से दिए गए लोक नृत्य व राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रत्येक जो लोक नृत्य है उसके आगे राज्य भी दिए गए हैं। तो मिलान किसका सही नहीं है। अब देखो कुचिपुड़ी कर्नाटक में, भांगड़ा पंजाब में, डांडिया गुजरात में, या कथकली केरल में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। जो कुचिपुड़ी है वो कर्नाटक का क्या है, लोक नृत्य नहीं है, बल्कि किसका है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा सही है बिल्कुल, और गुजरात का लोक नृत्य डांडिया सही है बिल्कुल, गुजरात का गरबा भी है, ठीक है, और डांडिया भी है।
और केरल का आपका कथकली बिल्कुल सही है। तो जो कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, न कि कर्नाटक का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 76 का ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पे, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण कराया था यहाँ पे अशोक ने। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब ये सांची स्तूप, सांची में जो स्तूप है ये बौद्ध स्तूप है, ठीक है। क्या है ये? सांची के बौद्ध स्तूप। और ये कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है, सांची के पास। और कौन सी नदी के तट पर है सांची स्तूप? कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेतवा नदी के तट पर इसमें आपके सांची के बौद्ध स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो 78 का राइट आंसर यहाँ पे महात्मा गांधी। बी ऑप्शन यहाँ पे 78 का राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने लिखी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये भी महात्मा गांधी ने लिखी है, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो जो व्यास सम्मान दिया जाता है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। ए ऑप्शन 79 का यहाँ पे राइट आंसर है। और व्यास सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसको दिया गया? तो दिया गया है ये प्रोफेसर शरद पगारे जी को। और ये है 30वां व्यास सम्मान, जो कि वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। 30वें व्यास सम्मान से प्रोफेसर शरद पगारे को। और देखो जो व्यास सम्मान है इसकी शुरुआत 1991 यानी 1991 से हुई। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे, फरवरी 2020 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेथ एंड इनसाइड स्टोरी लॉन्च की। यह पुस्तक किसकी है, यानी किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे जो राइट आंसर है, सदगुरु की ये पुस्तक है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, जिसका लॉन्च यानी जिसका विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अब देखो सदगुरु, इनका जो वो नाम है वो है जग्गी वासुदेव, जिनको सदगुरु के नाम से जाना जाता है। और ये है ईसा फाउंडेशन के संस्थापक। और जो ये इनकी बुक है सदगुरु की डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ये कब लॉन्च हुई? 21 फरवरी को। और किसने इस पुस्तक का विमोचन किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी को। तो डेट भी आपको जरूर नोट करनी है, 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो इरफान खान को, अक्षय कुमार को, ऋतिक रोशन या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किससे सम्मानित किया गया? ऋतिक रोशन को। और बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया सुपर 30 को। और सुपर 30 के लिए यहाँ पे ऋतिक रोशन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पे जो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 से हुई। और सर्वप्रथम ये 1969 में किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई। और 1969 में दिया गया ये देविका रानी को। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे, 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जो 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो आयोजित किया जाएगा फ्रांस के पेरिस में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है। जबकि 2028 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजलिस में ये 2028 में आयोजित किया जाएगा। और 2024 में ये पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे, 21 वर्षीय रेशमा मौर्यम राय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है, वह किस राज्य से है? तो जो 21 वर्षीय रेशमा मौर्यम राय है ये भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। और ये है आपकी केरल राज्य से। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है। और जो ये रेशमा मौर्यम रॉय है ये केरल के अरवापुल्लम, कौन से? अरवापुल्लम ग्राम पंचायत की ये अध्यक्ष बनी है। और 21 वर्ष में ये अध्यक्ष बनी है, जो कि भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। तो ये है यहाँ पे भावना कांत। बी ऑप्शन यहाँ पे 84 का राइट आंसर है। भावना कांत बनी है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में
फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर। अब ये भावना कांत कहाँ की है, तो यह है बिहार के दरभंगा जिले की। तो ये भी आपको नोट करना है, कई बार आ सकता है कि भावना कांत जिन्होंने 26 जनवरी 2021 को फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी वो किस राज्य से हैं, तो वह है बिहार के दरभंगा जिले से। क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे, भारत में किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत में यहाँ पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है। अब ये पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी उनका जन्म दिवस, उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। तो इस वर्ष 2021 में जब इनका जन्म दिवस आया, कौन सा है, 125वीं जयंती है, जयंती मनाई गई इस वर्ष 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती। तो 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने ये घोषणा की कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनका जन्म दिवस हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अब यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, जन्म दिवस है, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 85 यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे, साहित्यिक कार्यों के लिए कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने किसे हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया, तो ये किया गया यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के रमेश पोखरियाल निशंक। उनको यहाँ पे साहित्यिक कार्यों के लिए 16 जनवरी 2021 को नोट, ये आपको डेट भी नोट करनी है, 16 जनवरी 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक जी को कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड ने साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पे, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से वर्ष 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एम्स ऋषिकेश को वर्ष 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, और किसके द्वारा, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से। अब देखो यहाँ पे एम्स की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ठीक है, मेडिकल साइंस ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश की ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है, तो अरुण जखमोला का संबंध यहाँ पे वॉलीबॉल से। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कई बार, मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है उत्तराखंड स्पोर्ट से। तो अब ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है उत्तराखंड का, इस बार तक हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो बहुत जल्दी हम इस टॉपिक वाले वीडियो लेके आएंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। अरुण जखमोला हो गया वॉलीबॉल से, परिमार्जन नेगी ये कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है, तो शतरंज से हैं, और मधुमिता बिष्ट का संबंध है बैडमिंटन से, जबकि तारा रावत और एकता बिष्ट का संबंध है क्रिकेट से। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स मैन हैं और स्पोर्ट्स लेडीज़ हैं, ये आपको स्पोर्ट्स वुमेन हैं, ये आपको जरूर नोट करना है किस किस खेल से इनका संबंध है, क्योंकि ये कई बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो उत्तराखंड विधानसभा में यहाँ पे 13 सीट है, वो है अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित, जबकि 2 जो सीट हैं वो है आपकी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब जो 2 एसटी सीट आरक्षित है वो कौन कौन सी है, एक तो चक्राता है देहरादून की, जबकि एक है नानकमत्ता उधम सिंह नगर की। 2 सीटें आपको एसटी की जरूर नोट करनी है। और जो उत्तराखंड जिला सीरीज है उसमें प्रत्येक जिले के में हमने विधानसभा सीटों के बारे में आपको बता रखा है, और किस किस जिले में ये 13 विधानसभा सीट एससी है तो आरक्षित है वो आपको बताई गई है उत्तराखंड जिला सीरीज में। तो सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड मतलब जिला सीरीज में आपका बहुत सारा जो सिलेबस है उत्तराखंड का, काफ़ी सिलेबस उसमें कंप्लीट हमने करा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 89 के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर बनने जा रही है, तो उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनेगी यहाँ पे उधम सिंह नगर में। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है। उधम सिंह नगर के खटीमा सुरई वन रेंज के खांकरा नाले में बनेगी यहाँ पे पहली क्रोकोडाइल सफारी उत्तराखंड की, और इसका उद्देश्य क्या है, मगरमच्छों का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पे, www का सही रूप है, तो ये www का जो सही रूप है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पे, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो जो कंप्यूटर डाटा है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है
बिट। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई बिट है और उसके बाद होती है बाइट, यानी जब 8 बिट मिल जाती है तब जाके बनती है 1 बाइट। तो सबसे छोटी इकाई कौन है? बिट है, और जब 8 बिट मिल जाती है तब बनती है 1 बाइट, और जब 1024 बाइट मिल जाती है तब बनता है 1 किलो बाइट, यानी 1 केबी। और जब 1024 किलो बाइट यानी 1024 केबी मिलते हैं तब बनती है 1 एमबी, यानी 1 मेगाबाइट। तो ये भी आपको नोट करना है कि इनका संबंध आपस में कैसा है। 8 बिट से बना 1 बाइट, 1024 बाइट से बना 1 किलो बाइट यानी 1 केबी, और 1024 किलो बाइट से बना 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट। एमबी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, डाटा तो आप यूज़ करते ही हैं। एमबी जीबी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पे, कंप्यूटर का प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो प्रिंटर है ये है आपका आउटपुट। डी ऑप्शन यहाँ पे 93 का राइट आंसर है। देखो आउटपुट का मतलब होता है जो क्या है, जो परिणाम बाहर दे रहा है, यानी जिससे हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, आउटपुट निकल रहा है जिससे किसी चित्र के माध्यम से या किसी रेखा चित्र के माध्यम से या साउंड के माध्यम से। जैसे आपका ईयरफोन हो गया तो उससे साउंड बाहर निकलता है, वो तो एक आउटपुट है। प्रिंटर से परिणाम बाहर निकलता है, यानी कुछ हम प्रिंट निकालते हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो भी एक आउटपुट है। मॉनिटर हो गया, उसमें रेखा चित्र आपको दिखते हैं। प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्ट में आप देखते होंगे, रेखा चित्र देखते होंगे, फोटो देखते होंगे। तो ये सारे क्या हैं? आपके आउटपुट हैं। जबकि इनपुट कौन कौन से हैं? जिससे हम क्या करते हैं, डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं, या जिससे डाटा कंप्यूटर में जाता है उसको कहते हैं इनपुट। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गए, सारे क्या हैं? आपके इनपुट हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पे, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने पैटर्न इस टाइप से बना रखा है, जैसे आपका सेम क्वेश्चन पेपर बनता ही है यूके ट्रिपल और यूके पीएससी का। तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे सारे प्रैक्टिस सेट। अभी हम आपको, हमारा टारगेट लगभग 30+ आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, ऐसे ही 100 नंबर के, ताकि आपको पता चल सके किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपको मतलब धीरे धीरे आपका क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब आप और ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपका स्टडी करने का भी मन करेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे जरधारी क्लासेस की तरफ से काफ़ी मतलब मैक्सिमम टॉपिक हम यहाँ पे आपके कवर कराएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। उत्तराखंड के तो लगभग काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और कोशिश करेंगे कि जीएस के भी बहुत सारे टॉपिक आपको कवर कराएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आपको खुद यहाँ पे एक तो आपको बहुत काफ़ी मेहनत करनी है खुद भी, ठीक है। आपको नोट्स बिल्कुल हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। हमारा एप्लीकेशन आपके पास होगा, उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से, प्ले स्टोर से आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको उस ऐप में मिलेगा बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पे, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां था, तो कुल प्रतियोगियों की संख्या बताइए। अब देखो यहाँ पे अगर इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करने लगता है, सॉल्व करने लग जाते हो डिटेल्स में, और काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। इनको आपको ट्रिक के माध्यम से करना है। तो अगर इसी टाइप के क्वेश्चन बनते तो आपको क्या करना है, देखो थोड़ा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर से क्या है 8वां था, नीचे से 84वां, यानी हम उसको 2 बार गिन रहे हैं। 8वां स्थान भी उसको दे रहे हैं और 84वां भी उसको दे रहे हैं नीचे से। तो आपको टोटल गिनने हैं 84 + 8 कितना हुआ, 92। लेकिन हमने इस जो ये एक खिलाड़ी है जिसका हमने बताना है, एक खिलाड़ी का हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि उसका 8वां और 84वां स्थान है, तो उसको हम 2 बार गिन रहे हैं। यहाँ पे हमने उसको -1 कर देना, उसको भी एक ही बार गिनना है, क्योंकि वो खुद एक स्थान घेरेगा, ऐसा नहीं कि वो 2 स्थान घेर रहा है। तो 92 -1 कर देना है 91, टोटली हो जाएगा 91 में। तो 91 प्रतियोगी कुल हैं उस प्रतियोगिता में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया। कुल मिला के आपने, सीधी सी बात है, जितने स्थान दे रखे हैं ऊपर से और नीचे से वो आपने दोनों जोड़ने हैं और -1 कर देना है, और उसके बाद जो आंसर आता है वो आपका सही आंसर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 94 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे, यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए और बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड, तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखो यहाँ पे खेल हम जनरली किससे जोतते हैं, ट्रैक्टर से जोतते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर को कार कहा गया है, कहा गया है ना, यहाँ पे ट्रैक्टर को कार कहा जाएगा। तो कुल मिला के हम खेत किससे जोतेंगे, कार से जोतेंगे, क्योंकि खेत हम जनरली ट्रैक्टर से जोतते हैं। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन में ट्रैक्टर को यहाँ पे कार कहा गया है, तो हम खेत किससे जोतेंगे, कार से जोतेंगे, क्योंकि कार ही आपका क्या है, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को यहाँ पे कार कहा गया है। तो डी ऑप्शन 95 का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 96 है यहाँ पे ए बी डी जी और यहाँ पे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे फिल इन ब्लैंक यानी आपने खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, एल आएगा। तो कुल मिला के आपको इनके संबंध, इनके बीच का संबंध देखना है। तो यहाँ पे क्या है ए, उसके बाद सीधे डायरेक्ट है बी, कोई गैप नहीं है। उसके बाद एक यहाँ पे क्या है, एक शब्द का गैप है यानी सी गायब है, उसके बाद यहाँ पे डी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दो शब्दों का गैप है, ई और एफ गायब है, उसके बाद सीधे जी दिया गया है। अब आपने क्या करना है, तीन शब्दों का गैप देना है। एक का यहाँ पे था, दो का यहाँ पे था, तीन का दे दो। तो जी के बाद तीन आएंगे कौन कौन, एच आई जे, एच आई जे, और इनके बाद क्या आता है, के आता है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 96 का। आपने संबंध निकालना है, उसके बाद तो बड़ा सिंपल है आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 97 है यहाँ पे, अक्षरों की निम्नलिखित सूची में कितनी बार पी से पहले एन आया है लेकिन बाद में नहीं आया। यानी कुल मिला के आपने क्या देखना है यहाँ पे, पी से पहले देखना है एन, यानी पी के पहले होना चाहिए एन, बाद में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे है, देखो पी से पहले एन है बाद में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कट कर दो क्योंकि पी से पहले भी एन है बाद में एन है। अब देखो यहाँ पे चलो एक तो ये हो गया और एक हो गया पी से पहले एन, दो हो गए, ठीक है। और पी से पहले एन तीन हो गए और पी से पहले एन चार हो गए। तो कुल मिला के सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखो आप ये भी सोच रहे हैं यहाँ पे पी से पहले एन है लेकिन यहाँ पे पी के बाद भी एन है, इसलिए इसको हम नहीं गिन सकते। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है यहाँ पे, यदि किसी घड़ी में 5:40 बजे हों तो जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। अब देखो घड़ी वाले टॉपिक हमने सारे आपको कवर करा रखे हैं, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। तो जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब आपको निकालना है। तो जब किसी का आपको जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब निकालना होता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि दिए गए टाइम से आपको, मतलब दिए गए टाइम को 18 घंटे 30 मिनट से घटाना है। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 5 घंटे 40 मिनट। तो देखो घटाओ इसको, 18 घंटे 30 मिनट से घटाना है आपको, दिया गया टाइम 5 घंटे 40 मिनट। अब देखो 30 में 40 ये थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, तो अब आपने क्या करना है, 1 घंटा इधर दे दो। तो कितना हुआ ये, 1 घंटा आपने यहाँ से कम किया तो 17 घंटे और 60 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट आपने इधर दिया, तो 60 मिनट इधर दिया और 30 मिनट यहाँ पहले थे, तो 90 मिनट हो जाएंगे। यानी 17 घंटे 90 मिनट या 18 घंटे 30 मिनट एक ही बात है। अब आपने घटाना है 5 40 को, तो 90 में से 40 हो गया, कितना होता है 50, और 17 में से 5 गई, कितना होता है 12। तो कुल मिला के 12:50 मिनट दिखाएगा वो घड़ी अपने जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब में। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कई बार जल प्रतिबिंब पूछता है, कई बार क्षैतिज प्रतिबिंब पूछता है, तो एक ही बात है। कुल मिला के दिए गए समय, अगर जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब पूछा गया है तो दिए गए समय को आपने 18 घंटे 30 मिनट से घटाना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पे, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे देखो, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है यहाँ पे, वो इस महिला का, यहाँ पे एम हमने लिखा है, इस महिला का परिचय करा रहा है कि इसकी जो, यानी इस महिला की, उसकी माता मेरी, मतलब इसकी माता मेरी सास, यानी मेरी सास की इकलौती पुत्री, यानी इसकी ये इकलौती पुत्री है, मेरी इकलौती पुत्री है। तो उस व्यक्ति का, यानी इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है। तो देखो इसकी ये सास है, अब इसकी सास की जो ये पुत्री है, तो कुल मिला के ये इसकी पत्नी है, पत्नी। अब इसकी ये पुत्री है, यानी इसकी माता थी ना ये, तो इसकी ये पुत्री है, तो कुल मिला के जब इसकी ये पत्नी है तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी। तो कुल मिला के इसमें, इस व्यक्ति में और इस महिला में क्या संबंध है, पिता पुत्री का संबंध है। तो कुल मिला के 99 का डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, पिता का संबंध है। तो 99 का डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, एक पासे की दो स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं, यदि एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में कौन सी संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे डाइस के बारे में, ओपन डाइस क्लोज डाइस दोनों आपको करा रखे हैं, रीजनिंग वाले प्ले लिस्ट में आप जा सकते हो। तो इस टाइप के अगर पासे दे रखे हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉमन नंबर लेने हैं। कॉमन नंबर कौन है, 3 है, तो 3 को ले लो और इसके नीचे 3 ले लो। 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है,
5। कुल मिला के दोनों कॉमन नंबर के नीचे आपको कॉमन नंबर ले लेने हैं। यानी 3 के नीचे आपने लिया ये वाला 3, ये देखो 3 के नीचे ये वाला 3, ठीक है, और 5 के नीचे ये वाला 5। अब क्या बचा, एक के नीचे आ जाएगा फिर 2, तो कुल मिला के एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक सबसे ऊपर होगा तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे 100 का यहाँ पे राइट आंसर है। और अगर आपको डाइज अच्छे से समझाना है तो उसमें पूरी डिटेल्स हमने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे उत्तराखंड एग्ज़ाम मॉडल पेपर 1 का कंप्लीट। पार्ट 1 हम पहले करा चुके थे और पार्ट 2 हमने आज यहाँ पे कवर करा दिया। अब देखो दोनों एक साथ हम इसलिए नहीं कराते टोटल 100 नंबर का, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और इतने बार 100 क्वेश्चन एकदम से लगभग कुल मिला के 2 घंटे तक लगातार वीडियो बनाना और लगातार बोलना काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पार्ट में इसको प्रत्येक वीक वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कुल मिला के वीक में आपको हम लगभग एक प्रैक्टिस सेट आपको क्या कराएंगे, प्रोवाइड यहाँ पे कराएंगे 100 नंबर का। तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको दोनों प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस करनी है और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, क्योंकि आपका बहुत सारा रिवीजन भी यहाँ पे होता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक ज़रूर करें। और आपको हमारा ये सीरीज़ यानी ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।